So now I'm going to start with principle of homogeneity of dimensions. अब ये एक प्रिंसिपल है, बुक में आपका लाइन तो स्टेटमेंट तो दिया ही होगा, आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में बताने वाला हूँ कि ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डिमेंशंस कहना क्या चाहता है। कहना ये चाहता है कि LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड का कोई भी एक रिलेशन जो है, कोई भी रिलेशन में क्या होता है कि इज इक्वल टू होता है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ क्वांटिटी होता है, राइट हैंड साइड में कुछ क्वांटिटी होता है। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है उसका जो डिमेंशन है वो राइट हैंड साइड के क्वांटिटी से इक्वल होना चाहिए, तभी ये रिलेशन एस्टैब्लिश्ड होगा, नहीं तो ये रिलेशन एस्टैब्लिश्ड नहीं होगा, नहीं हो सकता। इन दोनों का डिमेंशंस सेम होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड का जो क्वांटिटी है उसके साथ राइट हैंड साइड का क्वांटिटी का डिमेंशंस। अब आपको पता चल गया कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ प्रिंसिपल्स क्या है, ऑफ डिमेंशंस क्या होता है। अब मैं जो फॉर्मूला दिया होता है मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डिमेंशन, सपोज आई एम टेकिंग one quantity on left hand side, that is n2. Okay, m2, this is square bracket, m2 to the power a, l2 to the power a, t2 to the power, okay, let me consider it as b and c, t2 l2 to the power b, t2 to the power c equals to n1 m1 to the power a, m2 to the power b, again I am doing this l2 to the power l1 to the power b and t1 to the power c। ये दो मैंने इज इक्वल टू के साइड में लिखा। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डिमेंशंस इन दोनों का डिमेंशन सेम होना चाहिए। अब देखिए ये जो क्वांटिटी है n2 और n1 कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ये जो क्वांटिटी है m2 मतलब मास, दोनों क्वांटिटी का मास देखिए, पावर यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी ये है, मतलब दोनों क्वांटिटी का मास सेम है, दोनों क्वांटिटी का लेंथ, पावर यहाँ पे भी b है, यहाँ पे भी b है, सेम है, दोनों क्वांटिटी का टाइम भी सेम है, तभी ये रिलेशन एस्टैब्लिश हो सकता है। n2 इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूं, n1 इंटू m1 बाई m2, इस पूरी चीज का डिमेंशन टू द पावर a है, l1 बाई l2 इस पूरी चीज का है b, t1 बाई t2 इस पूरी चीज का है c। ये तो हो गया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डिमेंशंस, ये स्टेटमेंट से इक्वेशन निकलता है। चलिए आप ये नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको रब कर देता हूं। अभी आपको एक और चीज मुझे बताना है, वो ये है कि जो कांस्टेंट क्वांटिटी होता है क्या उसका डिमेंशन हो सकता है? आपको क्या लगता है? उसका कोई भी कांस्टेंट का डिमेंशन नहीं होता है, डिमेंशन लेस होता है। क्यों? क्योंकि सपोज मैं अभी एक नंबर लिखता हूं 5, अब 5 का क्या डिमेंशन हो सकता है? आप कैसे बताएंगे? 5 का तो कोई डिमेंशन ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो एक नंबर है, ये कोई क्वांटिटी नहीं है। हाँ, आप अगर यहाँ पे कह दें कि टेम्परेचर का डिमेंशन हो सकता है, क्योंकि ये एक क्वांटिटी है। आप अभी अगर कह दें कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को ईटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको ऐसे लिखा जाता है ईटा को, तो इसका भी हो सकता है डिमेंशन, क्योंकि ये एक क्वांटिटी है। लेकिन क्या 5 कोई फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं, ये एक नंबर है, तो ये कांस्टेंट है। 5 ही होता है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसी एक लिक्विड के लिए एक हो सकता है, दूसरे लिक्विड के लिए दूसरा हो सकता है, लेकिन 5 जो नंबर है वो तो कांस्टेंट है, वो 5 ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। दैट इज व्हाई इट इज डिमेंशनलेस। सपोज मैंने एक और यहाँ पे कांस्टेंट लिख दिया, सपोज आप कोई इक्वेशन लिख रहे हैं उसमें कोई कांस्टेंट है, जैसे मैंने प्रीवियसली लिखा था n2 n1, ऐसे ही कोई कांस्टेंट्स है। इनको आप जब डिमेंशनल एनालिसिस से कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तब आप इन चीज को डिमेंशन लेस कंसिडर कर सकते हैं। मतलब आप जब डिमेंशनल इक्वेशन लिखेंगे ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट देके दोनों साइड्स में, तब आप इन डिमेंशन लेस जो क्वांटिटी है इन चीजों को इग्नोर कर सकते हैं, कांस्टेंट्स को, तभी आपका इक्वेशन फिट बैठेगा। आप जो क्वेश्चन सॉल्व करें वो सॉल्व होगा। यह था कांस्टेंट का बात। कांस्टेंट क्वांटिटी इज डिमेंशनलेस।
मतलब कांस्टेंट जो चीज है वो डिमेंशन नहीं होता है उसका। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सपोज आई एम गोइंग टू कंसिडर वन क्वांटिटी। अब आप कैसे डिमेंशनल एनालिसिस को यूज करके किसी भी चीज का यूनिट निकाल सकते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूं। सपोज इफ आई कंसिडर वन क्वांटिटी here, from here if I consider any quantity, then I can establish a relation. Okay, let us consider the homogeneity principle and use this principle to solve one question. तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। तो जो बात यह है कि suppose a pendulum is oscillating, okay, the simple harmonic motion of a pendulum. Let us consider this example, SHM of a पेंडुलम। एक पेंडुलम का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, इसमें जो चीजें हैं पहले मुझे पता करना होगा किसके साथ क्या प्रोपोर्शनल है, क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो मुझे पता होना चाहिए। तो मैं अभी टाइम पीरियड को निकालने वाला हूं यहां से। द टाइम पीरियड, आई एम गोइंग टू टेक आउट द टाइम पीरियड टी, इसको मैं निकालने वाला हूं। अभी आप देखिए कैसे हो सकता है। पहले टाइम पीरियड का जो रिलेशन है डिफरेंट क्वांटिटीज के साथ वो मुझे पता होना चाहिए। तो जो मास है उसके साथ टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम के साथ। तो पहला केस तो ये है मास। अब मास का कितना पावर है वो मुझे पता नहीं है, उसको मैं ए कंसिडर कर लूंगा। मुझे ए बी सी डी ये सब निकालना होगा, तभी मुझे इस चीज का डिमेंशन पता चलेगा। उसके बाद नंबर 2, टाइम का रिलेशन जो है वो लेंथ ऑफ द पेंडुलम, जो लेंथ होता है स्ट्रिंग का, उसके साथ भी एक रिलेशन होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो भी मैं बी कंसिडर कर लेता हूं। लेंथ का भी मुझे पता नहीं कि कितना पावर होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक और चीज है, उसके साथ मैं सी कंसिडर कर लेता हूं। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली, अगर इनवर्सली भी प्रोपोर्शनल हुआ तो भी मैं अगर यहाँ पे ये लेता हूं, सपोज सी का पावर आ गया -1, तो आप क्या लिख सकते हैं? अगर सी का पावर यहाँ पे -1 भी आ गया तो आप क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी कंसीडर करके इस क्वेश्चन में प्रोसीड कर सकते हैं। आपका आंसर गलत नहीं आएगा। तो हम लोग एक और क्वांटिटी जो है वो है थीटा, मतलब जो एंगल बना रहा है। सपोज ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम ऐसे जा रहा है, ये जो एंगल है दैट इज थीटा, यहाँ से लटका हुआ है पेंडुलम को, ये सीलिंग है, तो ये थीटा, ये इसका रिलेशन मैं कंसीडर करूंगा टाइम के साथ। वो मैं कंसीडर करूंगा एज थीटा, दैट आई विल कंसीडर एज डी। ओके, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं टाइम पीरियड टी, दैट इज टी, टाइम पीरियड का डिमेंशन टी इक्वल्स टू, और एक और क्वांटिटी होता है, यहाँ से हम लोगों को जो टोटल जो प्रोपोर्शनलिटी मिला वो लिखने की जरूरत है हम लोगों को, वरना हम लोग इज इक्वल टू नहीं बिठा सकते, क्योंकि आपको कांस्टेंट भी लेना पड़ेगा। पहले मैं प्रोपोर्शनलिटी अगर चारों को कंबाइन कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ से P प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a, l टू द पावर b, g टू द पावर c, थीटा टू द पावर d, ये आएगा। अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना चाहता हूं तो क्या करना होगा? इज इक्वल टू अगर मैंने बिठाया तो कांस्टेंट लेना पड़ेगा हम लोग को, तभी ये प्रोपोर्शनलिटी हटा सकते हैं, क्योंकक्योंकि ये कितना बड़ा है कितना छोटा हम लोग को पता नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं के, एक के, ये के जो है ये एक कांस्टेंट है, L टू द पावर B, G टू द पावर C, थीटा टू द पावर D। अब मैं ऊपर से इसको रब करता हूं, तो आप लोगों को ये नीचे वाला जो रिलेशन मिला अभी, आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ से यहाँ पे आप लिख सकते हैं K इज डिमेंशनलेस। नाउ आई एम कंसीडरिंग द डिमेंशंस। अगर T के जगह पे मैंने डिमेंशन बिठाया तो क्या बिठाऊंगा? आपको पता होना चाहिए अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं। T, उसके बाद K डिमेंशनलेस है, मैंने कहा था इग्नोर कर दीजिए। M, मास को मैंने बिठाया M टू द पावर A, क्योंकि मास का डिमेंशन मैंने A पकड़ा है,
एक को अंदर लिख देते हैं। चलिए, उसके बाद लेंथ ऑफ द पेंडुलम। लेंथ मतलब एक एल से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी लेंथ को। जी दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक तरह का एक्सेलरेशन है तो हम लोग को पता है एल टी टू दी पावर -2 इसका डिमेंशन है। इसका पावर हम लोगों ने लिया है सी, और थीटा, थीटा का पावर हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लेंगे। थीटा का पावर हम लोग सीधा इग्नोर करते हैं, क्योंकि मैं जो पेंडुलम का मोशन है उसमें अगर थीटा को कंसीडर करूंगा तो एंगुलर पार्ट आ जाएगा। मैं एंगुलर पार्ट को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट डिमेंशनल पार्ट को कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं थीटा को यहाँ पे इग्नोर करता हूँ अभी के लिए। तो इसका पार्ट आया सी। तो हम लोग जो इक्वेशन ढूंढ रहे हैं वो हमें क्या मिलेगा? m टू दी पावर a l b प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है, ये 1 के साथ c मल्टीप्लाई होगा तो b प्लस c, और t क्या आएगा? -2c। यही इक्वेशन बन रहा है।